Hello everyone, good afternoon to all of you and welcome to my YouTube channel Dream IS। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले टॉपिक में यूपीएससी मेंस के फर्स्ट पेपर जैसे कि सबसे पहले निबंध का जो पेपर होता है मेंस एग्ज़ाम में, निबंध के पेपर से ही स्टार्टिंग होती है, आपको पता भी होगा। उस टॉपिक पे हमने चर्चा की थी और आपको बताया भी था कुछ शॉर्ट फॉर्म में कि निबंध कितने मार्क्स के होते हैं, निबंध में कौन-कौन से टॉपिक आते हैं, ठीक है? और हमने निबंध पे कुछ चर्चाएँ भी की थी कि निबंध की भूमिका कैसी होनी चाहिए, अगर भूमिका है तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें, ये कितने शब्दों में लिखे जा सकते हैं, वगैरह-वगैरह हमने इसकी चर्चा की थी। आज उसके पार्ट 2 को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो निबंध पे ही होगा। जैसे कि वो पहला पार्ट 1 था, आज का जो टॉपिक होगा निबंध का वो पार्ट 2 में समाहित होगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक पिछली बार की तरह ही निबंध का ही है। देखिए गाइस, सबसे पहली बात कि हमारे यूपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है, आप सब भी ये बात जानते हैं। इस मेंस एग्ज़ाम में बैठने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, वे अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़िया बनाने की कोशिश करें ताकि और बच्चों से अधिक अंक आ सके, ठीक है? हालाँकि मेरा जो अनुभव है 2 बार मेंस लिखने का, ठीक है? यूपीएससी मेंस में अपीयर होने का, तो उसके पहले अपीयर होने से पहले या फिर अभी भी मैं एक दिन में 3-3 पेपर लिख जाती हूँ और कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरी उँगलियों में सूजन आ जाती है। और ऐसा नहीं होता है कि मतलब मेरा स्पीड कम है लिखने का या फिर मुझे आता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गॉड गिफ्टेड मिला है स्पीड का। मेरा स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और मुझे खुशी होती है कि मैं एक दिन में 3-3 पेपर लिख लेती हूँ। 3 पेपर कहने का मतलब कि जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का 20-20 क्वेश्चन ऐसे देखा जाए तो 60 क्वेश्चन हो गया, 60 क्वेश्चन हो गए। मैं 2-2 घंटे के अंतराल पे लिखती हूँ, जैसा कि यूपीएससी में होता है। मैं उसी टाइम को एग्ज़ैक्ट ध्यान में रखते हुए लिखने की प्रैक्टिस करती हूँ। ये आज भी मैं करती हूँ, ताकि मैं आगे के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकूँ। आप सब भी इसी तरह से लिखते होंगे, इसी तरह से प्रैक्टिस करते होंगे, क्योंकि यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो निबंध है और निबंध में हमने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था कि निबंध का हम एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक की जो भूमिका है वो बाँधेंगे, भूमिका के बाद उसकी जो मेन बॉडी है वो बनाएँगे, मेन बॉडी के बाद उसका जो निष्कर्ष है वो कैसे लिखेंगे वो लेक्चर में बताया जाएगा। आइए देखते हैं। तो चलिए आज का कोई एक टॉपिक ले लेते हैं, लेकिन टॉपिक लेने से पहले जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं वो बिल्कुल पॉजिटिवली मोटिवेट रहें और अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को जारी रखें। यूपीएससी क्या चाहती है बच्चों से कि वे छोटे से आंसर राइटिंग में ही अपने सारी बातों को, वो सारे कंटेंट को शामिल करें जो कि उस क्वेश्चन का बेस है, ठीक है? अगर हम जैसे करंट मुद्दे को इन्वॉल्व करें, चार्ट, डायग्राम, मैप वगैरह को इन्वॉल्व करें, तो हमारा आंसर राइटिंग औरों से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा और चेक करने वाले सॉरी चेक करने वाले जो भी एग्ज़ामिनर होंगे, वे थोड़े से शब्द में ही उस डायग्राम को देखकर, उस चार्ट को देखकर समझ जाएँगे कि बच्चा क्या कहना चाहता है। इसलिए यूपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में मैप, डायग्राम, चार्ट को इतना वैल्यूएबल बनाया जाता है ताकि हम कम शब्दों में
बहुत सारी चीज़ों को बयान कर सके। क्योंकि आप भी जानते हैं कि लिखना तो हमें 150 से 250 शब्द के बीच में ही है। यानी 1.5 पेज से 2 पेज के शब्द 2 पेज के बीच में ही लिखना रहता है। तो उस 150 से 250 शब्द के बीच में हम अपनी बातों को किस तरह से उनके सामने परोसते हैं, किस तरह से उनके सामने रखते हैं, ये हमारे मतलब माइंड के ऊपर है, माइंडसेट के ऊपर है कि हम कम शब्द में अच्छा से अच्छा एक्सप्रेशन देने की कोशिश करें। ठीक वैसे ही आज हम निबंध को लेकर भी इस बात पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा निबंध का टॉपिक क्या होगा। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम एक टॉपिक लेंगे, आइए चलते हैं। निबंध का टॉपिक तो देखिए ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। अगर हम यूपीएससी के निबंध पे बात करें तो हम वो भी टॉपिक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ जो टॉपिक मेरा मतलब लेने का जो मकसद है वो है कि हम इजी वे में आगे बढ़ें, बिल्कुल बेसिक से आगे बढ़ें। क्योंकि अभी थोड़ा समय है यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम में, तो अगर हम बेसिक से आगे बढ़ते हैं निबंध वाले में, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम के आते-आते हमारा प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर सके, हम काफ़ी बेहतर कर सकें। हालाँकि मेहनत तो आपको ही करनी होगी, लिखने की प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, मोटिवेट आपको ही रहना पड़ेगा, ठीक है? अब किस तरह से आप रहेंगे, वो आपकी स्थिति, परिस्थिति और कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आइए चलते हैं, आज का एक छोटा-सा टॉपिक लेते हैं निबंध का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता की ओर। भारत आत्मनिर्भरता की ओर, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है? लेकिन टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि जैसे कि आपने मेरे इसके पहले ऐसे वाले लेक्चर को देखा होगा, जिसके डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने मॉक टेस्ट का कॉपी सेंड किया था, ठीक है? ठीक वैसे ही मैं आगे मेंस के लिए भी अपने मॉक टेस्ट के कॉपी को सेंड करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, ताकि आप सभी को ये समझ में आए कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में क्या-क्या इंक्लूड करने से कहाँ वैल्यूएबल चार्ट डायग्राम देने से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इवन मैंने उसमें आपको बिल्कुल ओरिजिनल अपनी कॉपी सेंड की है डिस्क्रिप्शन में पिछले एसे में, ताकि आपको पता चले कि मैंने जो गलतियाँ की, जैसे शब्द की मैंने गलतियाँ की, वहाँ मार्क्स कटा है, ठीक है? जहाँ मैंने चार्ट डायग्राम बनाया है, वहाँ पे मार्क्स मुझे और अच्छे मिले हैं। तो इन सब चीज़ों को पढ़ के आप एक बेहतर माइंडसेट बना सकते हैं, एक बेहतर अपनी दिशा तय कर सकते हैं। तो चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है, भारत आत्मनिर्भरता की ओर, ये हमारा टॉपिक है। आपने अगर मेरे पिछले लेक्चर को देखा होगा, ऐसे से संबंधित जो मैंने पिछला लेक्चर बनाया था, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टॉपिक कोई भी हो, टॉपिक के शब्द को सबसे पहले हम तोड़ना सीखें, ठीक है? क्योंकि टॉपिक को जब तक हम नहीं समझेंगे, इस शब्द को हम नहीं समझेंगे, इस शब्द से हम खेलेंगे नहीं, रूबरू नहीं होंगे, तब तक आगे हमारा कलम नहीं चल पाएगा। मान लीजिए मटेरियल मेरे माइंड में है और मेरा हाथ ही नहीं चल रहा है। अगर हाथ चल रहा है, मटेरियल मेरे पास नहीं है, तो भी हमारा पेपर खराब चला जाएगा। तो हमें अपना हाथ भी चलाना है, यानी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है और माइंड में मटेरियल भी इकट्ठा रखना है, ताकि दोनों साथ-साथ चल सके और समय से पहले मेरी कॉपी कंप्लीट हो सके। मेरा ऐसे या फिर कोई भी आंसर राइटिंग जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कोई भी आंसर राइटिंग कंप्लीट हो सके, ठीक है? तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इस ऐसे के शब्द को तोड़ते हैं। देखिए कि ऐसे में कौन-कौन से शब्द बिल्कुल बोल्ड हैं। सबसे पहला शब्द तो यही हो जाता है भारत। ये एक हमारे देश के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, भारत। दूसरा अगर हम देखें आगे बढ़े तो आत्मनिर्भरता की ओर, यहाँ एक शब्द आ गया आत्मनिर्भरता की ओर। यहाँ तो हमने भारत की बात की कि भारत कैसे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, ठीक है?
अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे के कॉजेज क्या क्या है। ठीक है, अगर आत्मनिर्भरता ये तो हमारे हो गए सकारात्मकता यानी पॉजिटिवली कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, भारत लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अगर इसी में अगर हम पहला अगर की पॉइंट हम तैयार करें तो ये आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। पहला टॉपिक तो हमारा ये हो गया। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ मेन बॉडी बता रही हूँ, भूमिका इसके बाद बताऊंगी, क्योंकि यहाँ जो ये शब्द को यहाँ तोड़ा जा रहा है तो इसी से हमारे सवाल निकलेंगे। ठीक है, तो भूमिका मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पहले मैं मेन बॉडी को यहाँ से निकाल लूँ ताकि मेरे क्या क्या मेन बॉडी निकल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेन बॉडी में किसी तरह से आपको 650 से 750 शब्द लिखने होंगे भूमिका और निष्कर्ष को छोड़ के। तो जो मेरा मेन बॉडी है उसको हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि यहाँ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। हमारा दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है तो उसके पीछे के कारण क्या है, कारण क्या है। अगर कारण है तो उसको गिनवाएंगे, अगर उसको हम की पॉइंट में दे देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, उसको अगर हम चार्ट डायग्राम में परोस देते हैं वो और भी ज़्यादा बढ़िया होगा। अब ये डिपेंड करता है आपके माइंड सेट पे, आपके कॉमन सेंस पे कि आप इन शब्दों को सीधा लिख देते हैं कॉपी में कि आप उन शब्दों को टू द पॉइंट करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ कि जितना ही आप टू द पॉइंट या फिर चार्ट डायग्राम में सजाएंगे अपने आंसर राइटिंग को उतना ही आपका मार्क्स इम्प्रूव होगा, आपको बेहतर अंक मिलेंगे अन्य बच्चों के अलावा। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है भारत। दूसरा कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के कारण क्या क्या है वो हम जानेंगे। तीसरा हमारा की पॉइंट हो गया, अगर हम चाहें तो उसमें ये भी दे सकते हैं कि आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ पा रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आप जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो आप ये बात बखूबी समझ रहे होंगे कि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक के यहाँ भी ठीक वैसे ही लेंगे कि किसी भी टॉपिक के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम किसी भी पार्ट का अगर पॉजिटिव बात बता रहे हैं तो ठीक हम नेगेटिव बात भी बताएंगे, हालांकि पॉजिटिव से मात्रा मेरा नेगेटिव का कम होना चाहिए, ये नहीं कि पॉजिटिव कम बताएं और नेगेटिव बताते ही जा रहे हैं, तो इससे भी एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा डिमोटिवेट होगा आपसे और मार्क्स यहाँ कटने लगेंगे। तो सबसे बेटर तरीका है कि आप पॉजिटिव बातों को, सकारात्मक बातों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और उसी में जो नकारात्मक बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, उनको थोड़ा आप सिर्फ इशारा करके छोड़ सकते हैं ताकि वो एग्जामिनर समझ सके कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातों का तालमेल अच्छा खासा बैठा सकते हैं। एक आईएएस को क्या चाहिए, एक आईएएस को क्या चाहिए, वो तो उसका जो मतलब रुख किसी भी चीज़ पे यही होना चाहिए कि वो उस चीज़ से कमी भी निकाल सके, उसके गुण भी बता सके। ठीक है, एक सकारात्मक इंसान की यही पहचान होती है और यही चीज़ यूपीएससी आपसे चाहता भी है। तो यहाँ तो हो गया कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है कारण में आप अगर इंटरनेशनल रिलेशन को देना चाहते हैं तो आप यहाँ दे सकते हैं, और देश के प्रति भारत की क्या स्थिति है यहाँ दे सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा कि इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को लेकर भारत आत्मनिर्भरता की ओर, मान लीजिए जैसे कृषि हो गया, एमएसएमई हो गया, सूक्ष्म लघु उद्योग हो गया, उसमें आत्मनिर्भर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी तो हमारा एक कारण हो गया ना। ठीक है, आप जोग्राफिकल बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, आप सोशल बैकग्राउंड भी ले सकते हैं। ठीक है,
आप जो है मतलब इसके पीछे कोई ऐतिहासिक कारण भी कुछ हो ऐसा हो सकता है कि पहले आत्मनिर्भर नहीं था, अब आत्मनिर्भरता की ओर लगातार बढ़ रहा है। भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ काफ़ी ज़्यादा अग्रसर है। इकोनॉमिक कोरोना काल में इकोनॉमिक भारत की डाउन हो चुकी थी, लेकिन भारत अपने आप को सहेजते हुए काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, वगैरह-वगैरह आप इसमें लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है कि आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। आप अपनी राय देखिए, मेरी राय जो है वो आपकी राय नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ मैं जो भी बोल रही हूँ वो फॉर एग्ज़ाम्पल बोल रही हूँ। आप मेरे एग्ज़ाम्पल को आप अन्यथा नहीं लेंगे, ठीक है ना? आप अपनी राय तैयार करें, मुझे अपनी राय देने दें। तो यहाँ जो है आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे, सीधी-सी बात है कि कोरोना काल में चीन के जो वुहान शहर से जो कोरोना का कहर उठा था, उसमें भारत के इकोनॉमिकल ज्योग्राफिकल हर एक चीज़ तो प्रभावित हुए थे। आर्थिक इकोनॉमिक्स भी भारत की काफ़ी डाउन हो गई थी। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हर तरफ त्राहिमाम मच गया था। लोगों की जो नौकरियाँ हैं, लोग बेरोज़गार हो गए थे, नौकरियाँ छीन गई थी। सभी लोग जो भी कमाने वाले पेशेवर लोग थे, वे लोग घर बैठ गए थे। इससे जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है भारत की, वो काफ़ी डाउन हो गई थी, स्लो डाउन में चली गई थी, ठीक है? तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं कि इस तरह से भारत आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ सकेगा, ठीक है? लेकिन ठीक इसके बाद आप ये भी बताएँगे कि कुछ की पॉइंट हैं जिसके कारण भारत की जो स्थिति है उसको बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। ये तो हमारा हो गया मेन बॉडी। आप चाहें तो इसमें इंटरनेशनल रिलेशन को शामिल कर सकते हैं और एक चार्ट डायग्राम के साथ शामिल कर सकते हैं। मान लीजिए भारत-रूस की बात कह रहे हैं, एक छोटा-सा डायग्राम आप बना सकते हैं। भारत-चाइना का अगर आपने भारत-चाइना की अगर तुलना आप कर रहे हैं, तो भारत-चाइना का फिगर डाल सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात हो गई है तो मेन बॉडी की, जैसा कि हमने आपको बताया था कि भूमिका इसके बाद में बताऊँगी, तो भूमिका पे आते हैं कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर इसकी भूमिका कैसे हम तैयार करेंगे। तो जैसा कि आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि भूमिका में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बात ही डालें, तो आपकी कॉपी चेक होगी, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। इस गलतफ़हमी में आप बिल्कुल मत रहना, क्योंकि मैंने जो इसे लिखा था यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम में या फिर ऐसे भी मॉक टेस्ट में, तो बिल्कुल मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था। तो अगर हम यहाँ दे रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर है, तो सबसे पहले तो हम अपनी स्टार्टिंग कहीं से पॉज़िटिव तरीके से ही तो करेंगे ना, सकारात्मक तरीके से करेंगे। तो अगर हम जैसे यहाँ डाल दें, जैसे मान लीजिए कृषि क्षेत्र से संबंधित हम कोई कहानी ही अब खुद ही से ही गढ़ लेते हैं। कोई ज़रूरी है कि न्यूज़पेपर से ही गढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने माइंडसेट से भी, अगर आपका कॉमन सेंस तेज़ है, तो आप अपने तरीके से भी माइंडसेट बना सकते हैं। तो अगर हमको यहाँ बनाना होगा, तो हम यहाँ ये बनाएँगे कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इसको एक कोटेशन से पहले स्टार्ट करेंगे। अगर मेरे पास 4 लाइन का कोई अच्छा कोटेशन हो आत्मनिर्भरता से संबंधित, तो हम उसको लिखेंगे। उसके बाद अगर हम कृषि, जैसे कि आजकल एग्रीकल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब महत्व बढ़ा हुआ है एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर से संबंधित हम डिबेट तैयार कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहले होता था कि किसान जो होते थे वे फसल बर्बाद होने के बाद, जैसे फसल बर्बाद होने के बाद वे अपनी बातों को, अपनी तकलीफ़ों को बयान नहीं कर पाते थे, ठीक है? लेकिन आज का जो वर्तमान परिदृश्य है, उस इस समय में जो किसान हैं, वे अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने में सक्षम हैं और अगर वो चाहें तो सीधे तरीके से भी बात पहुँचाने में सक्षम हैं। तो यहाँ एक चीज़ क्या दिख रहा है, एक छोटे से अंतर से आप क्या यहाँ समझ पा रहे हैं कि भारत पहले बहुत आत्मनिर्भर नहीं था। ये नहीं कहेंगे कि भारत पहले आत्मनिर्भर था ही नहीं, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने से बचेंगे। हम ये यहाँ कहेंगे कि पहले भारत आत्मनिर्भर बहुत तो एकदम तो नहीं था, लेकिन थोड़ा था। लेकिन आज का जो वर्तमान परिदृश्य है, उसमें भारत बिल्कुल आत्मनिर्भर हो चुका है और अन्य देश के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है।
ठीक है? कुछ ऐसे शब्दों को अगर आप बयान करेंगे किसी कहानी से, किसी शेरो-शायरी से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली ये बहुत अच्छी बात है कि एग्ज़ामिनर को भी ध्यान लगेगा, एग्ज़ामिनर का भी मन लगेगा कि देखिए आगे बच्चा आखिर कहना क्या चाहता है, इस कहानी का सारांश क्या निकलता है, ठीक है? तो ये तो हो गई इसकी भूमिका पे लेक्चर, मेन बॉडी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊँगी कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर अगर इसका निष्कर्ष तैयार करना हो, तो निष्कर्ष किस प्रकार का होगा? तो जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि निष्कर्ष हमारा हर हाल में पॉज़िटिव होना चाहिए। क्यों पॉज़िटिव होना चाहिए? क्योंकि जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कोई पिक्चर आप देखते हैं, कोई मूवी आप देखते हैं, उसका लास्टिंग जो होता है, जो एंडिंग पॉइंट होता है, अगर खुशी-खुशी अगर उसका एंडिंग पॉइंट हो तो आपको भी अच्छा लगता है। आप हँसते हुए बाहर निकलते हैं, ठीक है? ठीक वैसे ही एग्ज़ामिनर भी यहाँ यही चाहता है कि आपकी सोच कितनी पॉज़िटिवली है, कितना आपका सकारात्मक है, कितना सकारात्मक आप सोच सकते हैं, ठीक है? इसलिए कहा जाता है कि हमारे क्वेश्चन का या तो वो किसी जीएस पेपर का आंसर राइटिंग का निष्कर्ष हो या फिर निबंध का हो या फिर किसी भी चीज़ का जो हमारा लास्ट पॉइंट हो, एंडिंग निष्कर्ष हो, वो कभी भी पॉज़िटिव होना चाहिए। एक खुशनुमा माहौल बनाते हुए वहाँ से गुज़रिए, ठीक है? तो ये बात हो गई निष्कर्ष की। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, ये छोटा-सा टॉपिक आपको मोटिवेट करने के लिए था, ताकि आप इस स्टोरी से, हमारे इस लेक्चर से मोटिवेट होकर अपने आंसर राइटिंग पे ध्यान दें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है यूपीएससी मेंस का और आंसर राइटिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करें और सबसे बड़ी बात है कि अगर 3 घंटे की पेपर है, तो आप अलार्म लगाकर कोशिश करें कि आप सवा 2 घंटा, ढाई घंटे के अंदर में ही रहें। क्योंकि आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो कभी अटेंडेंस शीट आया, कभी आपको प्यास लगा, कभी कोई सिग्नेचर करने आया, तो इन सब से डिस्टर्बेंस जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है? तो आप कोशिश करें कि आप अधिक से अधिक ढाई घंटे में ही अपने पेपर को समाप्त करें हर हाल में और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट, डायग्राम, मैप वगैरह देने की कोशिश करें। कम शब्दों में अपनी बात को रखने का प्रयास करें और ये सब चीज़ कैसे होगा? डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से होगा। तो इन बातों से आप मोटिवेट रहें, सकारात्मक रहें और कुछ बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ें। आज के लेक्चर को यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ। मिलते हैं अपने ऐसे के तीसरे लेक्चर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।